तक मैं हमारे साथ युवा साथी दूसरे जुड़े हुए हैं, एडवोकेट आकाश जी। मैं एडवोकेट आकाश शर्मा है युवा हल्ला बोल से। मैं उन्हें अनुरोध करती हूँ कि आप इस विषय पर प्रकाश डालिए जी। सभी को मेरा नमस्कार, रत्ना जी को मेरा नमस्कार, जितने भी स्पीकर्स हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। जिन्होंने बोला है बिल्कुल ठीक बात बोली है। मैं उन युवाओं के लिए चार पांच पंक्तियां कहूंगा कि संघर्षों के साए में इतिहास युवा का पलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जो युवाएं हैं, जो युवा है, वो जो सो चुके हैं, कई युवा ऐसे भी है जो संघर्ष कर रहे हैं, पर जो युवा एक बंच ऑफ पीपल जो है, जो ज्यादातर जो 70% है, वो सो चुके हैं कहीं ना कहीं। अगर वो जाग रहे होते तो सरकार यहाँ तक इसकी इतनी हिमाकत नहीं होती कि वो यहाँ तक जाके ये स्थिति क्रिएट कर सकती है, स्थिति बना सकती है। मैं समाधान पे बात करूंगा, सॉल्यूशन क्या क्या है इसका। एकमात्र पहली बात, जब भी रोजगार की बात करी जाए तो रोजगार कैसे क्रिएट करना है, और जो ऑलरेडी रोजगार है, जो ऑलरेडी नौकरियां हैं, उसको कैसे दी जाए। इसका समाधान एक ही है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट एक्ट। अब राइट टू एम्प्लॉयमेंट एक्ट कैसे आएगा? 3 अप्रैल पिछले साल की बात है, 2023 की। हमने करीब 126 युवाओं के संगठन को एक साथ रख करके संयुक्त युवा मोर्चा बनाया, जिसके तहत हमने एक प्रस्ताव पारित किया जिसका नाम था भरोसा भारतीय रोजगार संहिता। अब भारतीय रोजगार संहिता में रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाती है। अगर आप पढ़ेंगे उसके बारे में तो आपको पता चलेगा। मैं उसके कुछ प्रोविजंस है, मैं वो बता देना चाहता हूँ। पहला ये है कि जो 21 साल से लेकर 60 साल तक जो भी व्यक्ति होगा उसको कानूनी गारंटी दी जाएगी। वो जिस भी क्षेत्र में होगा, चाहे वो कोई पंचायत में रह रहा हो या कोई वार्ड में रह रहा हो, वो अपने एरिया में ही उसकी रोजगार की, उसकी नौकरी की बंदोबस्त किया जाएगा। अब ये कैसे होगा, ये कहाँ से पैसा आएगा? जो हमारे देश में करीब 1% जो वेल्दी लोग हैं, जो एफ्लुएंट लोग हैं, जिन पे बहुत पैसा है, 40% का रिसोर्स है उनके पास, उस 1% लोगों पे वेल्थ टैक्स लगाया जाएगा। क्या? वेल्थ टैक्स। उस वेल्थ टैक्स से जो भी हम चीजें एक्यूमुलेट किए करेंगे, उस एक्यूमुलेशन से हम इस रोजगार की जो गारंटी की बात कर रहे हैं वो उन चीजों से चलेगा। अब जो ज्योग्राफिकली और कल्चरली रिच एरिया है, चाहे वो रूरल का हो या अर्बन एरिया, उन जगह पर जो भी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकली और कल्चरली एरिया है, उन जगह पर जो उनके ट्रेडिशनल वर्क है, जैसे कि मध्य प्रदेश में, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, रीवा से। हालांकि मैं प्रैक्टिस दिल्ली में करता हूँ, पर वहां पे एक कानून लाया गया है ट्राइबल्स के लिए, जो इसमें स्टेट की मोनोपोली है तेंदू पत्ता को लेकर के, जिसमें बीड़ी बनाई जाती है, और जो उनके मांगलिक कार्य होते हैं उसमें वो बर्तन बनाने के काम आते हैं वो पत्ते। तो उसको रेगुलराइज कर दिए हैं एक्ट के तहत। इसी तरह जो भी ज्योग्राफिकली और जो कल्चरली एरिया है, उनके जो विशेष रूप से जो बिजनेस होगा, वहां पे क्लस्टर क्रिएट करना चाहिए, बिजनेस मॉडल क्रिएट करना चाहिए। और वहाँ ये सारा चीज करने का जो पैसा है, वो 1% जो वेल्थ टैक्स लगे, 1% जो एफ्लुएंट लोग हैं उन पे जो वेल्थ टैक्स लगेगा, वहां से आएगा। पहला तो ये था हमारे पहला प्रोविजन, पहला क्लॉज तो ये था भरोसा में, भारतीय रोजगार संहिता में। जो दूसरा क्लॉज है वो ये है कि हमारे देश में पब्लिक सेक्टर में 1 करोड़ नौकरियां हैं। पब्लिक सेक्टर मतलब सेंट्रल, स्टेट और जो तृतीय थर्ड टायर गवर्नमेंट है, मतलब नगर निगम, इनमें टोटल 1 करोड़ सरकारी नौकरियां हैं। अब उस 1 करोड़ सरकारी नौकरी का मतलब है 5 करोड़ लोग। एक को नौकरी मिलती है तो 5 लोग उसके घर में, एक परिवार में 5 लोग रहते हैं, तो 5 लोगों का पालन पोषण हो सकता है उस एक व्यक्ति की नौकरी से, सरकारी नौकरी से। अब 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा तो जो उसका इकोनॉमी, उसमें असर क्या होगा? उसके पैसे जाएगा मार्केट में। जो इकोनॉमी है वो सर्कुलेशन में काम करती है। सरकार हमें पैसे देती है नौकरी के लिए, हम पैसा जाकर के मार्केट में देते हैं, वो वापस सरकार के पास आता है, तो इसी तरह ही सर्कुलेशन में काम करती है। तो ये 1 करोड़ लोगों को अगर जितनी जल्दी बेहतर हो सके उतनी जल्दी अगर उन्हें नौकरी दी जाए, तो ये जो प्रॉपर इकोनॉमी है वो ढंग से काम कर सकेगी। अब बात यह है कि 1 करोड़ नौकरियां जो मिल रही हैं, इनमें अलग अलग तरीके से सरकार कहीं कुछ ना कुछ दिमाग लगाती है, जैसे कि पेपर लीक करा देना, पेपर को डिले करा देना। ये तरीका उनका हो गया है। अब पेपर लीक और पेपर डिले का भी एक प्रावधान है, मॉडल एग्जामिनेशन कोड। अब मॉडल एग्जामिनेशन कोड क्या है? मॉडल एग्जामिनेशन कोड का मतलब है कि नोटिफिकेशन से लेकर के डेट ऑफ अपॉइंटमेंट तक, डेट ऑफ ज्वाइनिंग तक, ये 9 महीने में ये पूरा होना चाहिए। दैट मीन विज्ञप्ति से लेकर के नियुक्ति तक 9 महीने में होनी चाहिए। अगर 21 नवंबर को आकाश वर्मा को कहीं सरकारी नौकरी मिलती है तो वो 21 अगस्त तक वो कहीं बैठकर काम करना चाहिए। ये चीज की गारंटी वो हमें दे। और ये मॉडल एग्जामिनेशन कोड में ये बात हमने बोली है, जो कि भरोसा का ही हिस्सा है, भारतीय रोजगार संहिता का ही हिस्सा है। जो भी अगर फिर भी अगर पेपर लीक होता है
फिर भी अगर डिलेड एग्जामिनेशन होता है तो इसकी जिम्मेदारी वो एग्जाम जो करवा रहा है, जो सरकारी विभाग एग्जाम करा रहा है, जो सरकार एग्जाम करा रही है, साथ ही साथ जो प्राइवेट कंपनी है जिसके बेसिस पे एग्जाम हो रहा है, जैसे एनटीए, उनको उनके खिलाफ कोई पैनल प्रोविजन होने चाहिए और उनके खिलाफ कोई कंपनसेटरी प्रोविजन होने चाहिए, कोई ऐसा कानून होना चाहिए। इसके बाद जो ठेके पे काम कर रहे हैं, जो संविदा पे काम कर रहे हैं, जिनका नेचर ऑफ वर्क परमानेंट है, जैसे प्रोफेसर का, एक प्रोफेसर की तनख्वाह में 20 लोगों को रख दिया जाता है, वो बिल्कुल कॉम्पिटेंट नहीं होते। तो ये जो चीज है, जो नेचर ऑफ जॉब है, जो परमानेंट नेचर का जॉब है, उनको परमानेंट करो, क्योंकि एक की नौकरी से 7 लोगों का घर चलता है, 5 लोगों का घर चलता है। ये चीजें सरकार को समझनी चाहिए। इसके साथ साथ जो ये अग्निवीर योजना आई है उसको वापस लिया जाए। इसके अलावा रेलवे और बैंक की जो नौकरियां हैं, बैंक का जो मर्जर हो रहा है वो खत्म होना चाहिए। सारे के सारे करीब 48 जो है रीजनल बैंक है, उनको 25 या 28 में कन्वर्ट करना चाह रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेलवे को प्रॉपरली स्टेट गवर्नमेंट सरकार को देना चाहिए, क्योंकि उसमें प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। और जो मनरेगा है, मनरेगा के जो वो दिन जो वक्त के साथ इन्होंने फंड कम कर दिया, उसको बढ़ा देना चाहिए। इसके अलावा जो गिग वर्कर्स है, जो जोमेटो में काम कर रहे हैं, स्विगी में काम कर रहे हैं, उबर में काम कर रहे हैं, उनका जो तरीका है, जो मोड ऑफ वर्क है, उसको प्रॉपर रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि सारी कंपनियां उनको कहीं ना कहीं उनके जो काम को एक्सटॉर्ट कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है, उनको कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, वो कह नहीं पा रहे 8,000 की नौकरी करने वाला लड़का क्या करे। तो ये चीजें प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताने वाला हूँ वो ये कि जो मोदी और अडानी का गठबंधन चल रहा है, जिसे मोदानीकरण हम कहते हैं हमेशा, वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये घाटे का नेशनलाइजेशन कर देते हैं, घाटे का राष्ट्रीयकरण कर देते हैं और फायदे का ये प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं। हाँ, फायदे का प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं। तो जो घाटे का राष्ट्रीयकरण है और फायदे का प्राइवेटाइजेशन है, वो बंद होना चाहिए। हालांकि ये बात नरेंद्र मोदी तक पहुंचे या किसी भी व्यक्ति जो बीजेपी या इस सरकार में बैठ के ये बातें सोच रहा है उस तक पहुंचे, तो उन चीजों पे ये मुझे पता है ये लागू करने वाले नहीं है, क्योंकि दे डोंट हैव गट्स, दे डोंट हैव करेज, दे डोंट हैव एनी स्पाइन। वो बिना रीढ़ के लोग हैं, एकदम हल्के लोग हैं। तो ये बात वो समझे या सुने, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि समाधान क्या है। देखिए, क्योंकि युवा हल्ला बोल और उसके सारे लीडर्स इस बात पे हमेशा बोलते रहे हैं कि चाहे वो रोटी हो, रोजगार हो, लगातार इन चीजों की बंदोबस्त हमारे भाइयों के लिए, हमारी बहनों के लिए, जो लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, जो दौड़ रहे हैं सुबह 4 बजे कांस्टेबल की नौकरी से 2-2 साल तक, उन सभी लोगों के लिए रोटी और रोजगार की बंदोबस्त होना चाहिए। और ये लड़ाई संघर्ष रोटी रोजगार का ये कोई आज का नहीं है, जब ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ था तब से चला आ रहा है। बस तरीका बदल गया है, हमें लड़ना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा। तो यही मेरा है, यही मेरी बातें हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। अब पूजा जी की बात अधूरी रह गई थी। यदि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है पूजा जी, तो आप अपनी बात फिर से शुरू कर सकती हैं। जी पूजा जी। रत्ना जी, मैं जो है बाकी अभी जो प्रवक्ताओं ने कहा, मैं उससे अपने आप को संबंध करते हुए मैं आगे बस ये कहना चाह रही थी कि सरकार ने अपने देखा कि रोजगार नहीं देना चाहती है